मामी नानी के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। हमें देखते हुए हमारी नानी बोली कि बात उन दोनों की है जब मैं 12 साल की थी और मेरे भाई की शादी हुई। हमारा खानदान भी समाज में बड़े रुतबा वाला था और लड़की वालों का भी रुतबा था। काफी जमीन जायदाद हमारी और उनकी थी। खानदान बराबरी का था तो मेरे मामा ने शादी पक्की कर दी। उन दिनों शादी कम उम्र में हो जाती थी। मेरे भाई की उम्र 17 साल और भाभी की उम्र 15 साल थी, यानी मुझसे 3 साल बड़ी। हम सब बड़ी हैरानी से और खुशी के साथ अपनी नई नई नवेली दुल्हन को देख रहे थे और वह हम सबको तथा नए परिवार को देखकर सहमी हुई चारों ओर ठीक से देख भी नहीं पा रही थी कि पता नहीं कोई क्या बोल दे। तभी मेरी भाभी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई की और उनके हाथों में सोने के जड़ाव कंगन पहनाते हुए बोली, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। इसके बाद सभी महिलाओं ने मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी। बहुत देर तक ये रस्म चली। तभी बीच में भाभी को प्यास लगी और यह बात मैंने देख ली तो मैं झट से उठकर उनके लिए पानी ले आई। पानी पीकर उन्होंने मुझे मुस्कुराकर देखा और मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया और फिर उनका नाम पूछ उन्होंने भी बता दिया। इसके बाद तो मानो हम दोनों नंद भाभी कम सहेली ज्यादा थी। शादी के बाद जब भीरा उनके घर जाना हुआ तो वह बड़े प्रेम से मिलती थी। हमारे घर भी वह प्रत्येक फंक्शन में आई। जब मेरी शादी हुई तब तक उनके 4 बच्चे हो चुके थे, 3 लड़के और 1 लड़की। इधर बहुत सालों तक मेरा मायके जाना नहीं हो पाया तो भाभी के हाल चाल भी पता नहीं चल पाए। एक बार जब मैं अपने मायके गई तो पता चला कि भाभी के बड़े बेटे की शादी होने वाली है। भैया को तो सिवाय गंगाजी और अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं थी। ऐसे में मामाजी ने अपनी सारी जायदाद और संपत्ति तथा खानदानी गहने की वसीयत भाभी के नाम कर दी। मामी जी तो पहले ही इस दुनिया से चली गई थी और फिर मामाजी की नजरों में घर को संभालने की ताकत सिर्फ भाभी में थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और कुछ दिन बाद वह भी इस दुनिया से चल बसे। भाभी जब से इस घर में आई तब से अब तक के अनुभव से ये तो जान ही चुकी थी कि अगर घर में अपनी औलाद और उनकी पत्नियों की नजरों में सम्मान पाना है तो अपनी मुट्ठी बंद रखनी होगी और समय समय पर उसका दिखावा भी करना होगा। यही सब सोचकर भाभी ने मामी जी की मृत्यु होने के बाद अपने कमरे में शहर से एक तिजोरी जैसी अलमारी मंगवा कर रख दी और घर के सारे गहने और रुपए पैसे उस अलमारी में रखकर उसकी चाबी अपने कमर में दिन भर लटका कर घूमती। अब जब बड़े बेटे की शादी होने वाली थी और जमाना भी बदल गया था, उन्हें विश्वास किसी पर था नहीं। उनकी होने वाली बहू थी तो गांव की, लेकिन पता नहीं उसका स्वभाव कैसा हो, इसलिए उन्होंने पहली शादी है ऐसा सोचकर कि गांव वाले क्या सोचेंगे, अपनी बहू के लिए गहने और गांव वालों के लिए दावत का बहुत अच्छा इंतजाम किया। लेकिन हाथ रोककर जहां खर्चे की जरूरत थी वहां किया, फिजूल खर्च नहीं किया। जब बहू घर आ गई तो उसके साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब बहू को माँ जैसी सास मिली तो उसने भी सास को अपनी माँ समझकर उनका सम्मान किया और जल्दी ही अपनी ससुराल में घुल मिल गई। अभी बड़े बेटे की शादी को 1.5 साल भी नहीं हुआ कि उन्होंने मंझले बेटे की शादी कर दी। अब तीनों भाई एक साथ मिलकर खेती का काम देखते थे और खेत भी सोना उगलते थे। बेटों ने भी बदलते समय के साथ मशीनों और ट्रैक्टर से खेती करने शुरू कर दी। अब 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सास और बहू माँ बेटी की तरह रहती थी, देवरानी जिठानी बहनों की तरह रहती थी। लेकिन कहते हैं न कि सब दिन न होते एक समाना, तो पता नहीं किसकी नज़र भाभी के हंसते खेलते परिवार को लग गई। एक दिन भैया शराब के नशे में गाँव की गलियों से गुजर रहे थे कि अचानक जाने कैसे उनका पैर फिसला कि वह एक पत्थर से टकरा गए और उनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बटोर ने पास के गांव के अस्पताल में ले जाने का फैसला किया, लेकिन आधे रास्ते ही भैया ने दम तोड़ दिया। घर में हाहाकार मच गया। भाभी का तो मानो सब कुछ लुट गया। माना कि भैया कुछ करते धरते नहीं थे, लेकिन मामाजी के बाद वहीं इस घर के मुखिया थे। जैसे तैसे बेटों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। उस समय भी भाभी ने एक मुश्त रुपए अपने बड़े बेटे के हाथों में देकर कहा कि सारे संस्कार इन्हीं पैसों में करना है। बेटे ने माँ की तरफ देखा, वह कुछ कहना चाहता था लेकिन माँ के दिल की हालत उस समय क्या थी यही सोचकर वह चुप हो गया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद बड़े बेटे बहू ने घर की कमान अपने हाथों में लेने की सोची और भाभी से कहा कि माँ अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम आराम करो, घर और बाहर की जिम्मेदारी हम दोनों संभाल लेंगे। इस पर भाभी बोली, अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई कि हाथ पैर न चलते हो, अभी भी 20 लोगों का खाना अकेले बना सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बड़े बेटे और बहू का चेहरा उतर गया। इधर भाभी के मन में यह बात अच्छी तरह बैठ चुकी थी कि अब मेरे पति तो रहे नहीं और बेटे बहू इस घर में मेरी जगह लेना चाहते हैं और अभी छोटा बेटा और बेटी शादी के लिए बैठे हैं। अगर मैंने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो ये सब मुझे जल्दी ही घर से बाहर कर देंगे। यही सब सोचकर उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी पति की मृत्यु के साल भर बाद कर दी और दूसरे साल बेटी के हाथ भी पीले कर दिए। अब भाभी को सभी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी थी। बेटी अपनी ससुराल में खुश थी और तीनों बहुएं भी हंसी खुशी घर में मिलजुल कर रहती थी।
भाभी भी कम चतुर नहीं थी, वह जानती थी कि इन सब के मन में क्या चल रहा है, तो वह समय समय पर बहुओं को सुनाने के लिए आस पड़ोस की औरतें जब आकर बैठती तो कहती कि अरे मेरा क्या है, सब कुछ बहुओं और बेटों का ही है, मैं थोड़े ही सब कुछ साथ लेकर जाने वाली हूँ। ये सुनकर बहुएं बड़ी खुश होती क्योंकि उन्होंने भाभी के कमरे में रखी बड़ी सी तिजोरी नुमा अलमारी देख रखी थी और मन ही मन यह अनुमान लगाती कि इसमें कितने गहने और रुपए होंगे जो हम सब ने बटेंगे। इधर भाभी बड़ी दूरदर्शी निकली, वह नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद सभी भाई अलग अलग रहे और उनमें जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई हो, इसलिए भाभी ने अपने पुराने बड़े से घर को शहर जैसा घर बनाने का फैसला किया और वह खुद बड़े बेटे के साथ शहर जाकर अपने पुराने घर के नक्शे में 3 हिस्से कर नए घर एक जैसे बनाने को कहा और बाकी बची जगह में उन्होंने 9 घर 2-2 कमरे रसोई बाथरूम वाले बनवाए। अब उनका गाँव भी कस्बे से शहर में धीरे धीरे बदल रहा था, तो यही सोचकर उन्होंने किराए के लिए घर बनवाए। जल्दी ही घर का काम शुरू हुआ। सबसे पहले सबसे छोटे बेटे का मकान तैयार करवाकर उसका गृह प्रवेश कराया, फिर जब तक दूसरे बेटे का घर बना तब तक दूसरे बेटे की पत्नी और बच्चे तीसरे बेटे के घर और उनका सामान बड़े बेटे के घर में रखा गया, उस घर का भी गृह प्रवेश करा दिया गया। अब आखिर में सबसे बड़े बेटे का घर बना और उसका परिवार दूसरे बेटे तथा सामान तीसरे बेटे के घर में रखा गया। इन सब के बीच तीनों बहुओं ने कोई आपत्ति नहीं जताई बल्कि अपना सहयोग दिया। जब बड़े बेटे का गृह प्रवेश हुआ तो सब बड़े खुश थे क्योंकि सबके घर कस्बे में सबसे पहले बने आधुनिक सुविधाओं वाले घर थे। इसके बाद भाभी ने बच्चों के खेलने लायक जगह छोड़कर बाकी जगह पर किराए के घर बनवा दिए। जब तक भाभी जिंदा रही तब तक उन्होंने सारे त्योहार एक साथ मनाने को कहा। उन्होंने सभी बहुओं की रसोई अलग करते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे पति भले ही एक साथ काम करते हो लेकिन घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर महीने तुम तीनों को एक निश्चित रकम दूंगी घर चलाने के लिए। तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से घर खर्च करते हुए अपनी बचत भी करनी है और तभी मैं ये तय करूंगी कि घर की जिम्मेदारियां किसे देनी है। वैसे तो तुम सब अपने अपने घर की खुद मालकिन हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों में से कोई एक ऐसी हो जो इस घर को और इस घर के सभी लोगों को साथ लेकर चल सके। तब बड़ी बहू बोली, मम्मी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अभी आप कह रही हो कि तुम सबके घर अलग है और अभी आप कह रही हो कि सारे घर को साथ लेकर चलना और सभी त्योहार एक साथ करना, ये कैसे संभव होगा। इस पर भाभी हंसकर बोली कि देखो, तुम सब रोज का अपने अपने घर का काम अपने हिसाब से करो, जो मन चाहे बनाओ खास, और अगर अपनी जिठानी देवरानी को खिलाना चाहो या उनके बच्चों को तो खिलाओ, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन जब त्योहार आता है तो तुम सबको पता है कि काम ज्यादा बढ़ जाता है, साफ सफाई और त्योहार की पूजा तथा पकवान आदि। इन सब में एक अकेले को कितनी थकान हो जाएगी और वह त्योहार को बोझ समझकर थोड़े में ही समेटना चाहेगा क्योंकि उसे तो त्योहार का कोई आनंद ही नहीं मिल रहा है। अगर तुम तीनों इन सब कामों में एक दूसरे का सहयोग करोगी तो तुम तीनों ही त्योहार का असली मजा ले पाओगी और इस तरह तुम तीनों का परिवार भी अलग होते हुए एक साथ जुड़ा रहेगा। अब उदाहरण के लिए मान लो तीसरी बहू और मंजली बहू बड़ी बहू के घर में साफ सफाई के काम में मदद कर रही है, तो बड़ी बहू का फर्ज है कि अपने परिवार के साथ साथ दोनों देवरानियों के परिवारों का भी खाना बनाए ताकि उन्हें एक समय के खाना बनाने से आराम मिले। इसी तरह तीनों बहुएं मिलकर ये तय कर ले कि त्योहार पर कौन कौन से पकवान बनने हैं और तीनों उसे आपस में बांट ले। इस तरह तीनों बहुओं को थकान भी नहीं होगी और त्योहार के सारे पकवान भी बन जाएंगे। अगर पूरा परिवार एक साथ तैयार होकर त्योहार का आनंद भी ले सकेगा और अगर यही काम तुम तीनों किसी मेहमान के आने पर करती हो तो मेहमान के सामने इतनी तरह की खाने की चीजें होगी कि वह भी यही सोचेगा कि देखो, आजकल के समय में जब परिवार टूट रहे तो वही यह सब लोग एक साथ मिलकर रह रही है। ये सुनकर तीनों बहुएं बड़ी खुश हुई और बोली, मम्मी आपने तो आज हमको एक ऐसी सीख दे दी जो हमारी मम्मी भी नहीं दे पाती। और फिर सबसे बड़ी बात, इस तरह अगर हम तीनों रोजाना एक दूसरे के घर खाने पीने की चीजें या बैठकर बातें करते तो हमारा प्यार कम होने की जगह और बढ़ेगा। इसी तरह हम फूलों के समय तीनों मिलकर फूलों की साफ सफाई के कामों में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तभी मंझली बहू बोली, लेकिन मम्मी जी, यह सब काम तो हम पहले भी एक साथ रहते हुए करते थे, तो आपने ये 3 अलग घर क्यों बनवाए और ऊपर से यह 9 कमरे क्यों बनवाए। तब भाभी बोली कि अभी हमारे कस्बा इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही इस तरफ बदलाव आने वाला है। ऐसे समय में शहर के कुछ लोग जब नौकरी करने इस तरफ अपने परिवार के साथ आएंगे, तब के लिए मैंने ये घर बनवाए हैं। इसमें से 3-3 घर तुम तीनों बेटों के हैं, जिसका किराया तुम तीनों बेटों अलग अलग को मिलेगा। ये तुम लोगों की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके बाद भाभी बस अपने कमरे में आराम करती, जब मन होता तो घर में घूमती या फिर मंदिर चली जाती और अपने पोते पोतियों को खिलाती थी। घर के कामों से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था, लेकिन सभी बेटे फसल के बाद होने वाली आमदनी अपनी मां को देते थे और अगले दिन भाभी तीनों बहुओं को बुलाकर महीने की घर खर्च की राशि उन्हें दे देती थी।
इस तरह हंसी खुशी समय बीत रहा था। भाभी ने बड़े भैया के साथ एक दिन बैंक जाकर एक काम किया और घर लौट आई। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा पत्र लिखा और तीनों बहुओं के गहने के साथ रख दिया और एक पर्चे में कुछ लिखकर एक निश्चित रकम के साथ एक कपड़े लपेट कर रख दी। अब उनकी अलमारी में बस उस साल की फसल बेचने के बाद की रकम बची थी। इधर सभी बहुएं अपने अपने घर का काम भी निपटाते और भाभी के खाने पीने का भी ख्याल रखती। कहीं ना कहीं उन तीनों के मन में चार था कि अगर हम ज्यादा देखभाल करेंगे तो शायद मम्मी अपने गहने हमें दे दे। इस बात को भाभी भी समझती थी, इसलिए वह तीनों बहुओं के द्वारा लाई गई चीजों को मना नहीं करती थी, चाहे वह उससे बच्चों को खिला देती थी। इस तरह भाभी का बुढ़ापा बड़े मजे में कट रहा था कि एक दिन अचानक, पता नहीं रात को भाभी जो सोई तो सुबह उठी ही नहीं। बेटे बहू परेशान उन्हें लेकर अस्पताल भागे तो पता चला कि रात के समय उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब तो घर में कोहराम मच गया, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे। जब अंतिम संस्कार की बात चली तो भाभी की कमर से बड़े भैया ने चाबी पहले ही निकाल ली थी, लेकिन इस नाजुक समय में उन्हें अलमारी खोलना उचित नहीं लगा, तो तीनों बेबों ने अपने पास से की हुई बचत से भाभी का संस्कार किया। और 13वीं के बाद जब घर में केवल घर के लोग ही थे तब बड़े भैया ने सबको बुलाया और उस समय उनकी बहन भी वही थी। तब बड़े भैया बोले कि सब लोग सुनो, जब हम मम्मी को अस्पताल ले जा रहे थे तो मैंने रास्ते में ही उनकी कमर से चाबी निकाल ली थी, वह इसलिए कि कहीं अस्पताल में गुम ना हो जाए। और जब हम मम्मी के मृत शरीर को लेकर आए तो घर में मातम छाया था और मैं जानता था कि तुम तीनों इतने सालों से हम तीनों की तरह मम्मी की अलमारी में क्या है वह देखना चाहती हो, लेकिन वह समय ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने हम तीनों की बचत से उनका सारा काम काज निपटाया। और आज जब हमें सब कामों से फुर्सत मिली है तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मम्मी के कमरे में चले और उनकी अलमारी को खोले। ये सुनकर सब उत्सुकता के साथ भाभी के कमरे की ओर बढ़े और बड़े भैया ने अलमारी खोल तो उसमें सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अलमारी में गहने के डिब्बों जिसमें तीनों बहुओं के नाम की चिट लगी थी, एक डिब्बे पर बेटी के नाम की चिट, साथ में तीनों बहुओं और बेटी के लिए एक एक खत भी था। वह खत और डिब्बे निकालकर बड़े भैया ने चारों को दे दिए। तीनों बहुओं और बेटी ने सबसे पहले खत पढ़ने शुरू किया, जिसमें सबको प्यार और आशीर्वाद के साथ यह भी लिखा था कि मैंने तुम तीनों बेटों, बेटी और बहुओं के नाम और तुम्हारे बच्चों के नाम 1-1 लाख की एफडी बनवाई है। जब तक बच्चे शादी लायक नहीं होते तब तक वह मैच्योर नहीं होगी। उस एफडी को वही बच्चे ले सकते हैं और तुम तीनों बहुओं और बेटी के लिए ये गहने रख रही हूँ। साथ ही तुम तीनों के मकान की रजिस्ट्री के कागज मैंने तुम बहुओं के नाम से बनवाए हैं और बेटी के लिए एक प्लॉट उसके ससुराल वाले शहर में उसके नाम से खरीदा है। आशा करती हूँ कि तुम सब मुझे क्षमा करोगे कि मैंने तुम सबसे ये सब बातें छिपाई, पर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ये सब नहीं करती तो आज जो तुम सब इस तरह मिलजुल कर रह रहे हो वह कभी नहीं रह पाते। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम सब इसी तरह मिलजुल कर रहो। और हाँ, मुझे पता था कि मेरे दिए संस्कार मेरे बेटों को उनके फर्ज से हटा नहीं सकते और वह मेरे मरने के तुरंत बाद अलमारी नहीं खोलेंगे, इसलिए मैंने अपने अंतिम संस्कार के पैसे भी अलग से रखे हैं। इन पैसों को तुम तीनों आपस में बांट लेना और जो बाकी पैसे अलमारी में रखे हैं उनका तुम लोग जैसे तुम चाहो उपयोग करो। अब घर की जिम्मेदारी तुम सबकी है, बस अपनी बहन को भूल मत जाना। खत पढ़कर चारों लोग रोने लगी। तभी छोटे और मंझले बेटे और बहू बोले कि बड़े भैया और भाभी, आज से आप दोनों इस घर और अलमारी के संरक्षक हो। इस घर को जैसे मम्मी चलाती थी वैसे ही भाभी आप चलाओ, ये हम सबकी इच्छा है। तब बड़ी भाभी बोली, नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि मम्मी जी तो इस अलमारी से हमें हर महीने घर खर्च के पैसे दिए करती थी, बाकी पैसे वह अलमारी में रखती थी। ये सुनकर बेटी बोली कि भाभी फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, आप भी ऐसा ही करना। फसल बेचने के बाद जो पैसे आए उन्हें अलमारी में रख दे और हर महीने आप तीनों अलमारी से अपने लिए एक मुश्त रकम जो मम्मी आप तीनों को देती थी उतनी लेकर अलमारी बंद कर दिया करना। और बड़े भैया को खेती के लिए, बीज खाद के लिए पैसे लेने हो तो वह तीनों भाई अलमारी से निकाल ले। बस आपको रुपए पैसों के हिसाब के लिए अलमारी में एक कॉपी रखनी होगी, जिसमें निकाले गए पैसों और रखे गए पैसों का तारीख और नाम सहित लिखना होगा। तब तीनों बहुओं ने फैसला किया कि हम तीनों अपने अपने गहने डिब्बों पर नाम सहित चिट लगाकर इसी अलमारी में रखेंगे और मकान के कागज और एफडी आदि सभी जरूरी कागज इस अलसरी में ही रहेंगे और इसकी चाबी सबकी सहमति से बड़ी भाभी के पास रहेगी। ये सब सुनकर नानी बोली कि आज भी भाभी के घर में वही अलमारी है और उसी में सबके गहने रखे हैं, और उनके बच्चों की बहुओं के गहने भी उसी में रखे हैं और वह सभी आज भी भाभी के बताए गए रास्ते पर मिलजुल कर साथ रह रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलाएगा।